तो ये मूल अधिकार का टॉपिक जो है ये आपको हमेशा याद रखना ही पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये केवल एग्जाम पर्पस नहीं, हम बार बार कर रहे हैं, ये आपको डेली लाइफ में भी इसका यूज होता है। यानी सिंपल मूल अधिकार क्या है? जो अधिकार आपको जीने के लिए आवश्यक है। पहले 7 था जब संविधान बना था, वर्तमान में 6, ठीक है। और अभी तक हम लोग जो देखे हैं भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 12 से 35 तक। अब 12 से लेकर 30 तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसमें हर इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब अनुच्छेद की बात आती है तो अनुच्छेद 51 तक आपको हमेशा रटा हुआ होना चाहिए, यानी 1 से लेकर के 51 तक। उसके बाद इम्पोर्टेंट रटा जाता है। लगभग मान के चलिए इतना जरूर है, पॉलिटी खत्म होते होते 395 में से कम 200 अनुच्छेद तो आपको जरूर याद हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन शुरू का 51 अनुच्छेद जो है वो डायरेक्ट पूछता है, सीधे पूछेगा 21 अनुच्छेद में, ठीक है। तो मूल अधिकार में 29 तक हम लोग देखे थे, 30 तक देखे थे। तो अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 31 में रहेगा, हाँ उठ गया तो फिर जुड़ भी गया ना कुछ। देखिए अनुच्छेद 31 और इसके साथ एक चीज और याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 का 1 का F, दोनों एक ही जैसा था, संपत्ति का अधिकार। यानी इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार। यानी अनुच्छेद 19 का 1 में F, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। इसमें यह कहा गया था हर व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है। कोई अगर आपको संपत्ति छीनता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। अब नया नया देश आज़ाद हुआ, कई लोगों के पास, यानी कुछ लोगों के पास हजारों हजार एकड़ ज़मीन था, अब किसी के पास ज़मीन था ही नहीं। तो सरकार ने सोचा पहले जमींदारी प्रथा को ख़त्म करते हैं और जो जिसके पास 1000, 2000, 3000 बीघा ज़मीन है या एकड़ ज़मीन है उससे छीन करके गरीबों में बांटा जाए। तो जैसे ही ज़मीन छीनने जाता था तो भाई हमको तो मूल अधिकार मिला था, संपत्ति का अधिकार, तो लोग कहाँ पहुँच जाता था? कोर्ट। भाई आप ज़मीन कैसे छीन सकते हैं? तो भाई जब तक अमीरों से ज़मीन नहीं लेंगे तो गरीबों को कहाँ से देंगे? अमीरों का कोई अपना व्यक्तिगत ज़मीन तो था नहीं, कोई या तो राजा महाराजा या अंग्रेज से लिया हुआ था। और सेम इसी तरह था, संपत्ति का अधिकार तो था किसमें? अनुच्छेद 19 के 1 के F में। और अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति के अधिकार को कानून के द्वारा ही छीना जा सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ था, कानून के द्वारा ही छीना जा सकता है। तो यानी ये दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 19 का 1 का F और अनुच्छेद 31, वो किससे जुड़ा हुआ है? संपत्ति के अधिकार से, ठीक है। तो हमने भी क्या कहा था? मूल संविधान में 7 अधिकार था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6। तो जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन, यानी संविधान संशोधन समझ रहे हैं ना आप लोग? संविधान में बदला गया, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इस संपत्ति के अधिकार को कहां दे दिया गया? अनुच्छेद 300 के क में, ठीक है। यानी अब जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, कि मूल अधिकार तो 35 तक में ही रहेगा, और जब ये अनुच्छेद 300 कम है तो संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? ये संपत्ति का अधिकार अब हो गया है एक विधिक अधिकार, ठीक है। तो अब देखिए 31 का तो हटाया, कब? 1971 में हटाया गया है ना, लेकिन 31 में क्या गया था? कुछ चीजें जोड़ी भी गई थी। यानी अब जो है अनुच्छेद 31 में सबसे पहले पहला संविधान संशोधन हुआ था। कब? पहला संविधान संशोधन 1951। तो इसमें क्या किया था? अनुच्छेद 31 का क और
31 का ऐसे क न जाइए, ए बी पे जाइए, ए और 31 का बी जोड़ा गया। यानी पहले बस इतना था जो अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार को कानून के द्वारा ही छीना जा सकता है, बस इतना लिखा हुआ था। अब किस बेस पे छीना जाएगा ये लिखा हुआ नहीं था। तो पहला संविधान संशोधन हुआ कब? 1951 में, और अनुच्छेद 31 का ए और अनुच्छेद 31 का बी जोड़ा गया। ठीक है, अब ए में ये कहा गया हम तो छीनेंगे, लेकिन किस किस कंडीशन में छीन सकते हैं, इसके लिए उन्होंने इसमें 5 तरीका से बताया। यानी अनुच्छेद 31 के क में या 31 के ए में 5 तरीका बताया जिसके कारण हम जमीन किसी का छीन सकते हैं। पहला बताया कौन सा? संपत्ति का जो अधिग्रहण होगा, जैसे लोक कार्य के लिए, जैसे मान के चलिए हमें सड़क बनाना हो तो हम संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं, या पता चला सहरसा के नीचे पेट्रोलियम भर गया है तो हम आपका ज़मीन छीन सकते हैं, या पता चला यहाँ कोयला निकल रहा है या सोना निकल रहा है तो हम आपका ज़मीन छीन सकते हैं। गांव में होता है ना, बस सड़क बनता है तो आपसे ज़मीन लिया जाता है। तो ये कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 में 31 का क। इसे 5 तरह से बताया। संपत्ति का अधिग्रहण आपको किया जा सकता है लोक कार्य के लिए, हाँ, इसके बदले आपको मुआवजा मिलेगा। दूसरा क्या था जोड़ा गया था? संपत्ति का प्रबंधन। दोनों एक ही साथ है। जैसे मान के चलिए जो आपसे जमीन छीना गया है तो उसका प्रबंधन भी कौन करेगा? सरकार करेगी। ठीक है, इसके बाद निगमों का विलय। निगम यानी कंपनी, सरकारी कंपनी। अभी देखते हैं ना, 2 बैंक को मिला के एक बैंक बना दिया गया है कि नहीं। सरकार चाहे तो 2 कंपनी को मिला के एक कंपनी बना सकता है, लेकिन सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं। सरकारी कंपनी जैसे हो गया बैंक हो गया, अर्ध सरकारी हो गया। जैसे मान के चलिए आप लोग कोलफील्ड हो गया, या कोई सरकारी जैसे ONGC हो गया, ये सबको विलय कर सकती है। जैसे मान लीजिए 2 बैंक चल रहा है, एक बैंक चलिए बैंक ऑफ इंडिया है और एक बैंक है चलिए सिंडिकेट बैंक। अब सिंडिकेट बैंक पिछले 5 साल से घाटा में दे रहा है तो सिंडिकेट बैंक को बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर सकता है। तो वो भी एक तरह से उसका संपत्ति हुआ ना बैंक का। तो इसी कंडीशन में वो बैंक को छीन करके दूसरे में विलय कर सकता है। इसके बाद क्या जोड़ा गया? जो निगमों के शेयर धारकों के अधिकार का पुनर्निर्धारण या समाप्ति। यानी कोई सरकारी कंपनी है, उसमें जो शेयर धारक है, जैसे मान चलिए एक कोई कंपनी है बैंक ऑफ इंडिया, आपने उसमें क्या किया, उसका शेयर खरीदा है, तो सरकार चाहेगी तो आपका शेयर लौटा भी सकती है या शेयर को समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, यानी सरकार के अधिकार पूरा है। और उसके बाद खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण। यानी आप कोई लीज लेते हैं, खान बनाते हैं, प्राइवेट खान बनाते हैं, जिसे कोयला खदान ये सब बनाते हैं, तो सरकार वो आपसे वापस ले सकती है, क्योंकि खान किसका है? सरकार का है, क्योंकि सरकारी संपत्ति है ना, जमीन के अंदर जो मिला सरकारी संपत्ति है। तो ये कहा गया संपत्ति का अधिकार को जो है आपके पास है, लेकिन सरकार जब भी चाहे 5 कंडीशन के तहत अगर संपत्ति आपका अधिग्रहण करती है या इसका विलय करती है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आप ये नहीं कर सकते मेरा अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार मिला है तो हम संपत्ति के अधिकार को या क्या कहते हैं विधिक से समस्या के आधार पर कोर्ट में जा सकते हैं। यानी ये 5 कंडीशन दिया, किस में? 31 के ए में। और 31 के बी में क्या कर दिया गया? ये 5 कंडीशन के अलावा जो भी 9वीं अनुसूची में जोड़ी जाएगी, याद है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम, क्योंकि पहले तो 8वीं अनुसूची थी ना, तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा एक अनुसूची जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची।
और उसको 31B में डाल दिया। ये 5 के अलावा एक और जोड़ दिया गया, 9वीं अनुसूची। और ये कहा गया अगर कोई भी विषय अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तब उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए आरक्षण का जो मुद्दा है, अब उन्होंने क्या किया था, जैसे आरक्षण का 9वीं अनुसूची में डाल दिया, 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, तो आप ज़्यादा इस पर कंप्लेन नहीं कर सकते, जैसे हमको ज़्यादा चाहिए। अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु सरकार ने 69% आरक्षण की बात कही, बिहार सरकार ने भी आरक्षण बढ़ाने की बात कही थी, रोकना पड़ा था कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो अनुसूची 9 में जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ क्या था, संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कब? 1978 में। एक पहला संविधान संशोधन के द्वारा 31A और 31B जोड़ा गया। 31A में कहा गया इन 5 कारणों के आधार पर सरकार आपकी जमीन को, संपत्ति को जब्त कर सकती है, आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। और 31B में कहा इस 5 तो रहेगा, इसके अलावा एक और चीज जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में ये कहा गया जो भी विषय इसमें डाला जाएगा उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे मान के 9वीं अनुसूची में ये डाल दे, जो भूमि अधिग्रहण 9वीं अनुसूची में डाल दे, तो हम आपका अगर भूमि अधिग्रहण करते हैं किसी पब्लिक कार्य, लोक पर्पस के लिए, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। जैसे मान के हम अभी क्या बोले, जैसे आपके पता चला यहाँ पर हमको बस स्टैंड बनवाना है नहीं, तो हम आपका ज़मीन ले सकते हैं, तो आप मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकते। हाँ, केस कब कर सकते हैं भाई, हमने कहा कि भाई जब भी नियम है, अभी जो भी ज़मीन लिया जाता है तो जो रेट है उसका 4 गुना दिया जाता है। हाँ, अगर हम रेट, सरकार रेट नहीं देती है, पैसा नहीं देती टाइम से, तब आप केस कर सकते हैं। ज़मीन तो देना ही पड़ेगा। आप केस कब कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सरकार ने आपका ज़मीन लिया, अभी आपकी ज़मीन दाम है 10 लाख रुपया, तो मिलेगा कितना, 40 लाख रुपया। तो ज़मीन देने से के लिए आप मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आपका मुआवजा नहीं मिल रहा है 40 लाख रुपया, तब आप कोर्ट जा सकते। समझ गए दोनों का मतलब क्या है? लेकिन ज़मीन देने से आप रोक नहीं सकते। वैसे नियम है, जैसे मान कोई सरकारी काम है, जैसे एक समझिए कोई गांव है, उस गांव में खदान हो गया, तो अगर 70% लोग सहमति दे देगा, हाँ गांव ये ज़मीन आपका है सरकार का, तो 30% को ज़बरदस्ती हटाया जा सकता है। लेकिन कम से कम कितने लोग सहमति चाहिए? 70% लोग सहमति चाहिए। ठीक है, तो ये अभी 31A और 31B ये कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और इसके बाद एक और हुआ था, ऊपर दिख रहा है ना उसमें, 25वां संविधान संशोधन 1971, और इसमें क्या जोड़ा गया? 31 का C। ठीक है, पहला संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? 31 का A और B। और 25वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? 31 का C। अब देखिए इसमें यह कहा गया जो 39B और 39C के तहत जो भी अधिकार दिया गया है, तो उसमें जो है उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आपको पता है ये तो मूल अधिकार है नहीं, ये कौन सा है? DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी आगे जो टॉपिक हम लोग आएंगे तो 36 से लेकर के 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी उसमें यह बताया गया है जो सरकार को क्या क्या करना है। DPSP जो हम लोग देखेंगे, भाई हम लोग का कर्तव्य दिया गया है, सरकार का भी काम दिया गया है ना। तो 39 के B में यह कहा गया है जो समुदाय के संपत्ति को, समुदाय के संपत्ति का इस तरह से प्रबंधन होगा कि सबका भलाई हो। और 39C में क्या कहा गया है? संपत्ति के संकेंद्रण पर रोक लगाई जाएगी। देखिए 39 के B में क्या है? जो भी सरकारी संपत्ति है
उसका इस्तेमाल इस तरह से सरकार करेगी जो सबका साथ हो, सबका विकास हो, ऐसा नहीं किसी एक के हित में कर देगी, ठीक है। और 39 में कहा गया किसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति का संचय नहीं होना चाहिए, यानी किसी के पास मतलब हजारों लाखों एकड़ जमीन ले हो, ऐसा संभव नहीं करना चाहिए। क्या है, क्योंकि उस पर रोक लगाई जाएगी, तभी तो हम लोग हदबंदी लागू किए थे ना। तो 39 में क्या किया गया था, अगर सरकार किसी समुदाय की संपत्ति का भलाई के लिए काम करती है, या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जमीन आपसे छीन भी रही है, रोक भी रही है, तो इसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो 31 में क्या, 31 में ए है, बी है और सी है, ऐसे समझिए। 31 कंफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है ना, 31 और 19 का एक का एफ, ये कहता संपत्ति का अधिकार से जुड़ा हुआ था, ऐसे समझिए। पहले 7 अधिकार दिया था, जिसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मतलब अगर आपके पास कोई संपत्ति है, कोई छीन रहा है, चाहे वो सरकार ही क्यों न हो, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों के पास तो ज़मीन था नहीं। पहले तो ज़मीन या तो अंग्रेज का था या राजा महाराजा का था। तो अब जैसे मान के चलिए अगर हम हैं, हमको अंग्रेज ने क्या किया, सहरसा का पूरा दे दिया टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी, और अंग्रेज भाग गया तो सहरसा की ज़मीन हम अपने नाम पे कर लिए, है कि नहीं। तो यहाँ क्या था, बहुतों के पास हजारों हजार, 10,000, 20,000, 50,000 एकड़ ज़मीन हो गया। अब किसी के पास ज़मीन ही नहीं, लगभग देश का लगभग 90% आबादी के पास एक कट्ठा ज़मीन भी नहीं। तो जब देश की सरकार बनी तो उसको लगा कि यार मैं लोगों को गरीबी से दूर करना है, तो पहले तो ज़मीन देना पड़ेगा। तो उसमें इतना उद्योग तो था नहीं, ज़मीन देंगे, खेती करेगा, उद्योग करेगा। तो ज़मीन जब देना है, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास कुछ ज़मीन नहीं है, मेरे पास 10,000 एकड़ ज़मीन है, तो आपको देने के लिए हमसे छीनना पड़ेगा ना, कि ज़मीन का निर्माण तो होता नहीं है कि ज़मीन बना सकता है कोई, एक से लेकर दूसरे को देगा। तो सरकार जब ज़मीन लेने जाती थी तो इस अधिनियम के द्वारा, एक्ट के द्वारा, अनुच्छेद के द्वारा ये लोग कोर्ट चला जाता था। तो बोला पहले इसी को सुधार कर दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया, ए और बी जोड़ा गया। बोला ठीक है आपको संपत्ति का अधिकार है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो हम आपसे संपत्ति छीन सकते हैं। और ए में इन 5 कंडीशन को बताया गया, और बी में बताया गया एक अनुसूची जोड़ी गई, नवीन अनुसूची। और बाद में जाकर के 31 के सी भी डाला गया, कब, 25वां संविधान संशोधन 1971 में। और ये कहा गया जो भी संपत्ति का है उसका इस तरह प्रयोग किया जाएगा कि जो सबका विकास हो, और संपत्ति के संकेंद्रण पर रोक लगाई जाएगी। इसका मतलब क्या, एक जगह संपत्ति ज़्यादा फोकस नहीं करना, सबका संपत्ति करना। और आगे चल के क्या हुआ, फिर भी बात नहीं बना, तो 1978 में आकर के दोनों को समाप्त ही कर दिया। और कहाँ भेज दिया, 301 में। यानी अभी आपका मूल अधिकार नहीं गिरा, ठीक है। देखिए ये जो अनुच्छेद 32 है, इन संवैधानिक उपचार, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, अभी तक हमने क्या देखा, हमारे पास बहुत सारे अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की रक्षा करता कौन है। हमने कह तो दिया भाई आपको अधिकार है, संपत्ति का, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का, शिक्षण और धर्म का स्वतंत्रता है, लेकिन ये इसकी रक्षा करता कौन है, न्यायालय। कौन सा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। यानी संवैधानिक उपचार होता है, इसका अर्थ होता है उपचार या का इलाज। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए, यानी उसके सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। जैसे अभी तक हमने कहा ना भाई, आपके पास शिक्षा का अधिकार है, आपके पास नींद का अधिकार है, आपके पास भोजन का अधिकार है, आपके पास समानता का अधिकार है। तो आखिर जब ये समानता का ये सब अधिकार कोई तोड़ रहा है, चाहे वो सरकार तोड़े या कोई अन्य व्यक्ति तोड़े, तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई है संवैधानिक उपचार। और ये किसमें कही गई है, और ये यानी इसका अर्थ होता है मूल अधिकार के हनन पर, मूल अधिकार के हनन पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और
उच्च न्यायालय को विशेष अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? यानी अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं, या यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ का कोई फायदा नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय जो है ये मूल अधिकार की रक्षा करता है और उच्च न्यायालय भी मूल अधिकार की रक्षा करता है। तो बस अंतर क्या है? उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। यानी उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार की रक्षा करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। यानी मूल अधिकार की रक्षा की चर्चा दो जगह की गई है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है मूल अधिकार की रक्षा करने का, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को। अब मूल अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रीट जारी किए थे। रीट मतलब अधिकार जो सरकार जारी करती है। यानी कितने रीट जारी होते हैं? 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं। और याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिएगा। पहला रीट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, और कभी कभी इंग्लिश में पूछ दिया जाता है इसको हेबियस कार्पस, ज़्यादातर यही पूछा जाता है इंग्लिश में। दूसरा हो गया परमादेश यानी मैंडेमस। तीसरा हो गया कौन सा है? प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। चौथा क्या है? उत्प्रेषण यानी सर्टियरी। और 5वां क्या है? अधिकार परीक्षा यानी क्यों वारंटो। ये इंग्लिश जरूर लिखिएगा। कई बार ऐसा किया गया हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में से ही लिखा ही है, और हिंदी में कैसे लिख दिया? हेबियस कार्पस ऐसे करके लिख दिया। ये जरूर याद रखिएगा, ज़्यादातर इंग्लिश को ही हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। तो यहाँ देखिए फिर से समझिए, पूरे संविधान में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूरे संविधान 395 तक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचार दिया गया। यानी मूल अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट उच्च और हाई कोर्ट जो है ये किसी के खिलाफ रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करेगा और हाई कोर्ट 226 के तहत। और कितने प्रकार का रीट जारी किया जाता है? 5 प्रकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। आइए किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने संविधान अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। तो आत्मा क्यों? आत्मा का महत्व क्या होता है? क्यों देखिए, आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व है? तब तो बेजान निर्जीव हो गया ना। उसी तरह इस अनुच्छेद के बिना संविधान का कोई महत्व नहीं है। तब तो मान जब आपको अधिकार ही नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? आप कहीं पढ़ने के लिए आए, हम कहीं नहीं पढ़ेंगे, जाइए यहाँ से। क्यों? क्योंकि भाई हमको रोकने वाला टोकने वाला कोई तो है नहीं, है कि नहीं? लेकिन अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार है। आप शिक्षा पैसा दिए हैं तो आपको ये अधिकार बनता है, मूल अधिकार है। ऐसे बहुत सारी चीज़ है। तो याद रखिएगा, मूल अधिकार का हनन पे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय ही जा सकता है। और एक बार पूछ दिया गया था सवाल
तो उच्चतम, ये यूपीएससी में पूछा गया है 2009 या 10 किस्म में, जो मूल अधिकार के हनन पे किस किस को शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन दिया था ए उच्चतम न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, ऐसे कर दीजिए, एक इसमें, दो उच्च न्यायालय, 3 में था जिला न्यायालय। अब एक ऑप्शन क्या है, केवल एक। ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, और डी 2 और 3। बताइए मूल अधिकार के हनन पे किसके पास अधिकार है, 1 और 2। क्योंकि देखिए जिला न्यायालय के अधिकार नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया। ठीक है, अब कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है दोनों, 5 प्रकार का। पहले समझ लीजिए फिर लिखवा देते हैं उसको। देखिए पहला क्या है, बंदी। नाम से क्या है, बंदी जो है, जो कैदी है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहता है कि भाई अगर कोई किसी को गिरफ्तार करता है या आप किसी व्यक्ति को अपने घर के अंदर बंद कर दिए, जैसे मान लीजिए अभी आप गए, आपने किसी को बंद कर दिया घर में, तो अगर बंद कर दिया है, अगर आपको लगा ये चोरी कर इसलिए बंद कर दिया है ना, तो उस कंडीशन में भी आप 24 घंटे के अंदर में कहाँ जमा करना पड़ेगा उसको, कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा। ऐसे पुलिस को भी है, जैसे मान लीजिए अगर आपको पुलिस उठा के ले गया है, तो पुलिस उठा के ले गया है, तो अगर 24 घंटे के अंदर वो नहीं पेश कर रहा है तो कोर्ट जो है उस थानेदार को क्या उसको सजा देगा। क्यों, तब उस पर केस चलेगा, कौन सा, किडनैपिंग का। जैसे मान लीजिए आप ही किसी व्यक्ति को पकड़ लिए घर में और ये कह पकड़ लिए भाई मेरे घर में चोरी कर रहा था इसलिए हम पकड़ लिए, फिर चोरी कर लिया तो कोर्ट जाओ, अब 2 दिन से बंद करके रखे हैं तो आप पे किडनैपिंग का केस चलेगा, जो आपने उसको बंदी बना कर रखा है। ये जरूरी नहीं है पुलिस ही, अगर कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि मान कभी कभी ऐसा होता है जो आजकल के भाई लव मैरिज का सीजन चल रहा है, अब कोई लड़की या लड़का, उसके माँ बाप उसको इस बेस पे बंद कर दिए, घर में बंद करके रखे 2-3 दिन से, जो बाहर जाओगे तो फिर लव कहीं भाग न जाए, तो उस कंडीशन में क्या है, वो लड़की या लड़का अपने माँ बाप के खिलाफ भी केस कर सकता है, अगर वो 18 साल या अगर वो बालिग है तब। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो आप सीधे कौन सा केस चलेगा, किडनैपिंग का। बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप किसी को बंदी नहीं बना सकते, चाहे वो आप अधिकारी है या आम आदमी है। अगर बंदी बना रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर उसे कहाँ पेश कीजिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए। ये था बंदी, यानी उस व्यक्ति के लिए अधिकार का है जिसको आप जबरदस्ती घर में कैद करके रखे हैं या बिना किसी जुल्म के आप जेल में डाल रखे हैं, है कि नहीं। दूसरा क्या है, परम आदेश। नाम में परम आदेश, कोई भी अधिकारी, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या न्यायिक अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी है, अगर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है तो क्या किया जा सकता है, उसके खिलाफ परमादेश जारी करती है कौन, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। भाई आपको ये काम सौंपा गया है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह परम आदेश। प्रतिषेध क्या है, ये उल्टा है, जितना आपको काम सौंपा गया है उतना ही कीजिए, उससे बढ़ के। अगर जो काम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वो काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे मान चलिए आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, या चलिए इसमें ये तो इसमें सेट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है केवल न्यायिक अधिकारी के लिए होता है, ये सब के लिए, ये हर व्यक्ति, ये अधिकारी के लिए भी है, आम आदमी के लिए भी है, ये केवल अधिकारी के लिए है कि नहीं। ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है वो केवल किसके लिए है, जो न्याय से जुड़ा हुआ अधिकारी होगा। इसमें कहा गया है अगर कोई जज या डिस्ट्रिक्ट जज और
अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा दे। और जैसे मान लीजिए पता चला आप चोरी किए, आपको मौत की सज़ा दे दिया, है कि नहीं, तो ये गलत है ना, अधिकार से बाहर चला गया। कि मौत की सज़ा आपको तो कई लिमिटेड केस में होता है, जब आप किसी की हत्या करते हैं या आतंकवादी गतिविधि में रहते हैं या बलात्कार से संबंधित मामले में जुड़े रहते हैं, आप कोई पैकेट मार लिया, उसको मौत की सज़ा सुना दिया, है कि नहीं। तो उस कंडीशन में जो है कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसके काम को रोक सकती है। भाई आप प्रतिशत लगा सकती है, आपको इतना अधिकार था ही नहीं, आप अधिकार से बढ़ के सजा दे रहे, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिषेध। ये केवल किसी के खिलाफ जारी किया जा सकता है। देखिए जैसे जिला अधिकारी के, जैसे कोई डीएम या बीडीओ है, उसके खिलाफ परमादेश जारी हो सकता है, बंदी प्रतिशत जारी हो सकता है, लेकिन प्रतिषेध और उत्प्रेषण जारी ये केवल जज के खिलाफ होगा, है कि नहीं। अब आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है, अगर जैसे मान चलिए ये है सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट और ये कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अब मान चलिए कोई केस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत 5 साल 10 साल 20 साल से पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस केस को अपने पास बुला सकती है, बोले भेजो अपने पास, ठीक है। यानी इस उत्प्रेषण में ये कहा दिया गया है, ये भी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ ही है, अगर कोई केस कई वर्षों से पेंडिंग है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास मंगवा सकता है, इसलिए ताकि बोझ को आसान किया जा सके। और इसी में ये भी कहा गया है अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सजा देता है तो उसके फैसले को बदलने का अधिकार भी है, किसको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। किसके तहत, उत्प्रेषण के तहत। यानी हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत। और लास्ट अधिकार परीक्षा, ये यानी ये सभी के लिए जारी होता है, ये अधिकारियों के लिए। किसी भी अधिकारी, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, उसकी वैधता जांच की जाती है, आप सही में ये अधिकारी है कि नहीं। जैसे मान के चलिए अभी हम यहाँ बैठे हैं, या आप ऐसे सोचिए हम स्टेशन पे जा रहे हैं और आरपीएफ का जवान आया टिकट मांगने लगा, तो क्या उसको टिकट दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे। भाई हम आपको क्यों दिखाएंगे, टिकट मांगने का अधिकार आपका नहीं है, जाइए टीटी को बुला के लाइए। अगर वो ज़बरदस्ती मुझे टिकट मांग रहा है तब कोर्ट जा सकते हैं, क्यों, कि वो आपका अधिकार नहीं था। आपका अधिकार क्या था, अगर कोई टीटी हमसे टिकट मांग रहा है और हम बदतमीजी कर रहे हैं तब आप हमें पकड़िए, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए टीटी टिकट मांग रहा, हम टीटी से लड़ गए, तब उसमें हमको पकड़ सकता है वो, कि वो अधिकार है सुरक्षा का। उसका अधिकार क्या है, सुरक्षा का। जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, कोई चालान आकार दिया, 2-4 कान में खींच दिया, तब आप केस कर सकते हैं, क्यों, कि उसको मारने का अधिकार, उसको चालान काटने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं है, ठीक है। या जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आकर के कोई अधिकारी या हमको जांच करना शुरू कर दिया, भाई पहले आप अधिकार देखेंगे ना, तो ये किसके लिए अधिकार भी से देखा, जो भी अधिकारी है वो ये चेक करता है जो आप काम कर रहे हैं इसका अधिकार आपके पास है कि नहीं है, ठीक है। आप अधिकार से बाहर जाके कार्य नहीं कर सकते। हाँ, ये 5 में खास बात क्या है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये तो वही व्यक्ति जा सकता है कोर्ट के पास जिसके साथ ये गलती हुआ है। जैसे मान के चलिए आप कोर्ट में आपको पेश नहीं हो रहा है, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकार भिक्षा क्या है, वो जरूरी नहीं है, कोई भी मांग सकता है। जैसे मान लीजिए हमको चालान काट दिया तो आप मेरे तरफ से आप भी जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हमें भी जाना पड़ेगा। अब बाकी 4 में क्या है, हमको वहाँ रहना पड़ेगा। यहाँ पर हम रहे ना रहे कोई फर्क पड़ने वाला, कोई वीडियो बना के दिखा दिया, सर देखिए चालान काट दिया, चालान काटते से 2 चाटा खींच दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा की है। याद रखिएगा सवाल फिक्स है, अनुच्छेद 32 किसके लिए है, संवैधानिक उपचार के लिए। और इसके तहत उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को 26 के तहत इसका अधिकार दिया गया। और वो 5 अधिकार जारी करते हैं, 5 रीट, कभी कभी कितने रीट है, 5। और इसमें खाली प्रतिषेध और उत्प्रेषण केवल न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जारी किया जा सकता है, ठीक है। और बाकी सबके खिलाफ जारी किया जा सकता है,
न्यायिक अधिकारी के खिलाफ भी, आम आपके खिलाफ भी, यानी ये जो बंदी पर जो वो आपके खिलाफ भी जारी हो सकता है। ठीक है, तो ये 5 जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मूल अधिकार तो कुछ सबको मिला है, लेकिन सशस्त्र बल, सेना, पुलिस इत्यादि से कुछ मूल अधिकार को छीना जा सकता है। ठीक है, सेना कौन, सेना किसे कहते हैं? वो सेना हो गया। बीएमपी क्या, बीएसएफ क्या सेना है? बीएसएफ सेना है। आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, आप कहते बीएसएफ एक सेना है। बीएसएफ सेना नहीं है। सेना केवल 3 है, नेवी, एयरफोर्स और कौन? थल सेना, यानी उसको थल सेना क्या कहते हैं इंग्लिश में? आर्मी। ये केवल 3 सेना है। ठीक है, सेना केवल 3, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। पारा मिलिट्री फोर्स यानी सशस्त्र बल में आते कौन? बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सब आते हैं। ठीक है, अब पुलिस तो आप जानते हैं, जिला पुलिस। ये जो सशस्त्र बल होता है ये काम करता है सेना वाला, इसका रैंक होता है पुलिस के जैसे। ये दोनों के बीच का सिस्टम है। ठीक है, तो लेकिन इसको क्या है, कुछ मूल अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे आपको याद होगा मूल अधिकार 19 के 1 में था क्या? हड़ताल का अधिकार था कि नहीं? अगर सोचिए अगर बिहार का पुलिस हड़ताल पे बैठ जाए तब क्या होगा? कोई बचेगा? या बॉर्डर पे सेना सब हड़ताल कर दे तब कोई बचेगा? तुरंत पाकिस्तानी घुस जाएगा। एक दिन के लिए सारा सहरसा का पुलिस जाकर के बैठ जाए कहीं भी पुलिस लाइन में, तो आपको यहाँ से छीन उठा के लेके चल जाएगा लोग सब। कोई दुकानदार बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो ऐसे मामलों में कुछ मूल अधिकार जो है उसे छीना गया। तो अब बताइए, आप पुलिस है, आपकी डिमांड है, तो आप कैसे डिमांड मांगिएगा? अपनी मांग को कैसे रखिएगा सरकार के पास? आप हड़ताल तो नहीं कर सकते हैं, तब हैं? नहीं मान रहा फिर भी, तब पत्र लिखने के बाद भी नहीं माना तो आप हड़ताल कर सकते, लेकिन कंडीशन क्या है? ड्यूटी करते हुए हड़ताल करना पड़ेगा। यहाँ काला पट्टी लगा लीजिए या भूख हड़ताल कीजिए, ड्यूटी पर खड़े रहिए, लेकिन ड्यूटी आपको छोड़ने नहीं देगा। आप कहीं बैठ के हड़ताल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पुलिस बैठ गया, सेना बैठ गई, तो देश का क्या हाल होगा, आप समझ रहे हैं ना। इसीलिए सशस्त्र बल, पुलिस और सेना को कुछ अधिकार उसे छीना जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 34 जो है एक आ गया, आपात स्थिति या जिस क्षेत्र में क्या, जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाता है। मूल अधिकार समाप्त हो जाता है। यानी अब ऐसे सोचिए, कहीं दंगा फसाद हो गया या कहीं सशस्त्र कानून लागू हो गया या युद्ध की स्थिति बन गई है, तो आपसे सारा मूल अधिकार छीना जा सकता है, बस 2 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21। 20 में क्या है? अपराध से दोष सिद्धि का अधिकार, और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
ऐसा नहीं है जो आपात स्थिति आपको फांसी देना शुरू कर दिया, ये अधिकार आपको तभी भी है। लेकिन हाँ, जब युद्ध की स्थिति बनी रहती है तो उस स्थिति में आप आंदोलन नहीं कर सकते। उस स्थिति में हो सकता है, चलिए जम्मू कश्मीर में युद्ध चल रहा हो या नॉर्थ ईस्ट में युद्ध चल रहा हो और आप अनुच्छेद 19 में था ना, जो आप कहीं भी जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं आपको रोक लगाई जा सकती है। तो जब आपात स्थिति आती है या सशस्त्र कानून होता है, मार्शल लॉ, तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अनुच्छेद 21 से एक कंडीशन समाप्त हो जाता है कानून के द्वारा। जब आप किसी का मर्डर कर देते हैं, बलात्कार करते हैं, आतंकवादी गतिविधि रहते हैं, तब आपको फांसी की सजा दी जाती है कि नहीं, तब आपसे प्राण की स्वतंत्रता भी छीनी जा सकते हैं, लेकिन वो विशेष परिस्थिति में। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आपात स्थिति में 20 और 21 को छोड़ करके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। और लास्ट आता है कौन, अनुच्छेद, ये था 34, अब अनुच्छेद 35। और इसमें क्या किया गया है, मूल अधिकार संबंधित सभी कानून बनाने का अधिकार किसको है, किसको है, किसको बोले आप, हिंदी में क्या बोले थे आप, सांसद बोले। सांसद एक व्यक्ति होता है, हम इसे बार बार पूछे संसद को, यार संसद को है। आपने सांसद कहा, क्या पप्पू यादव या कोई एक सांसद मिलकर बना देगा, कोई पूरा संसद को बनाना पड़ेगा ना। तो 35 का क्या, मूल अधिकार संबंधित कोई भी कानून होगा वो कौन करेगा, संसद करेगा। तो ये आपको 12 से 35 अनुच्छेद तक, ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, क्या ये सारे अधिकार सबको प्राप्त होते हैं। देखिए भारत में, याद है हम बताए थे, भारत में 4 तरह के लोग होते हैं। नागरिक जो यहाँ का अधिकार है उसको, विदेशी जो बाहर से आया है परमिशन लेकर के, अवैध प्रवासी जो बिना परमिशन के आया है, और शरणार्थी जो यहाँ बसने के लिए आया है, ठीक है। तो ये जो होता है नागरिक को तो भाई ज़्यादा अधिकार देगा ना। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो अधिकार है, मूल अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिक को है। यानी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिक को है, बाकी अधिकार सबको है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या ना हो। तो ये याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30 अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है, बाकी सब नागरिक को है, सभी को है। बोलिए। लोक नियोजन में सर दूसरा नागरिक नहीं, अमेरिकन लोग थोड़ा ले लेगा, नहीं लेगा ना। फिर भी तो रहता तो है सर, शरणार्थी तो आया है। कौन शरणार्थी आया है, लेकिन जब तक यहाँ का प्रमाण पत्र नागरिकता नहीं लेगा वो, तब तक वो नौकरी में भाग नहीं ले सकता। नौकरी दे भी सकता है, लेकिन उसको समानता का अधिकार नहीं देगा, ना आरक्षण कुछ नहीं देगा, कोई सुविधा नहीं देगा उसको। क्या कोई विदेशी या पाकिस्तान की IAS बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। हाँ, तो नेपाल और जो भूटान है, इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसको भारतीय एक तरह से राज तरह की हम लोग ट्रीट करते हैं। वहाँ आने जाने के लिए थोड़ा वीज़ा लेना पड़ता है, सीधे बस पकड़िए घुस जाइए नेपाल में, और वही आप पाकिस्तान घुस के दिखा दीजिए, श्रीलंका जाके दिखा दीजिए, तुरंत पकड़ लेगा, तुरंत आपको क्या जासूस समझ के कैद कर लेगा। लेकिन नेपाल भूटान में हम लोग ऐसे ही जा सकते, इसके लिए हमें वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यही 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ तक।